आज की चर्चा को हम एक मॉक टेस्ट के चश्मे से देखेंगे। अच्छा, ये बढ़िया रहेगा। हाँ, जो सीखने वाले इस विषय को याद रखने से जूझ रहे हैं ना, उनके लिए आज कुछ बेहतरीन ट्रिक्स या निमोनिक्स भी होंगे। लेकिन हम सिर्फ रटेंगे नहीं, बल्कि उस क्यों और कैसे तक पहुंचेंगे जो इन फैक्ट्स को हमेशा के लिए दिमाग में छाप देगा। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं सबसे सुलभ ऊर्जा स्रोतों से, सूर्य और हवा। तो देखिए, सौर और पवन ऊर्जा हाल के दशकों की सबसे बड़ी क्रांति है, लेकिन इनका वितरण पूरे भारत में एक समान नहीं है। सही बात है। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि प्रकृति ने किस क्षेत्र को क्या दिया है। और यही बात मुझे हैरान करती है। मतलब जब मैं भारत के पहले सौर ऊर्जा प्लांट के बारे में पढ़ता हूं, तो मेरा दिमाग तुरंत कहता है कि ये पक्का राजस्थान में होगा। हाँ, आमतौर पे लोग यही सोचते हैं, है ना। सबसे ज्यादा धूप तो थार के रेगिस्तान में ही है। लेकिन असल तथ्य कुछ और ही है। भारत का पहला सौर ऊर्जा प्लांट रामपुरा में लगा था, जो उत्तर प्रदेश में है। ऐसा क्यों? मतलब क्या ये लॉजिक के हिसाब से गलत नहीं लगता? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। सतही तौर पर देखने पर यह अजीब लगता है, लेकिन हमें पहले और सबसे बड़े के बीच का अंतर समझना होगा। अच्छा। रामपुरा का वो पहला प्लांट कोई विशाल कमर्शियल या व्यावसायिक ग्रिड नहीं था। वो एक प्रायोगिक मॉडल था ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए। ओहो, मतलब रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के कई दूर दराज के गांवों में तारों का जाल बिछाना उस समय बहुत मुश्किल और काफी महंगा था। हाँ, वो तो है। इसलिए एक ऑफ ग्रिड समाधान के रूप में वहां सौर ऊर्जा का प्रयोग किया गया। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये विकेंद्रीकरण का एक बेहतरीन उदाहरण था। अरे वाह, मतलब बात सिर्फ धूप की नहीं थी, बल्कि जरूरत और उसकी पहुंच की थी। एकदम सही। लेकिन जब बात ग्रिड को बड़े पैमाने पर बिजली आपूर्ति करने वाले पहले बड़े कमर्शियल प्लांट की आती है, तो वो पश्चिम बंगाल के आसनसोल में स्थापित किया गया था। हाँ, क्योंकि व्यापारिक स्तर पर जाने के लिए सिर्फ धूप ही नहीं चाहिए होती, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश और ग्रिड कनेक्टिविटी की भी जरूरत होती है, जो आसनसोल जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में ज्यादा आसानी से मिल जाती है। बिल्कुल। तो ये तो हो गया विज्ञान और इतिहास। अब उन विद्यार्थियों के लिए बात करते हैं जिन्हें परीक्षा के दबाव में ये फैक्ट्स याद रखने होते हैं। हाँ, वो बहुत जरूरी है। रामपुरा और सौर ऊर्जा को याद रखने के लिए एक बहुत ही मजेदार ट्रिक है। ये ट्रिक्स दिमाग में चिपचिपे नोट्स की तरह काम करती हैं। बस सोचिए, सूरज उगा राम के गांव में। क्या बात है, ये एक बहुत ही विजुअल ट्रिक है ना? सूरज से सौर ऊर्जा और राम के गांव से रामपुरा। हाँ, मानव मस्तिष्क कहानियों और इमेजेस को तथ्यों की तुलना में ज्यादा तेजी से पकड़ता है। और यही नियम पवन ऊर्जा पर भी लागू होता है। 31 मार्च 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार पूरे देश में पवन ऊर्जा उत्पादन में गुजरात नंबर 1 पर है। और उसके बाद तमिलनाडु का स्थान है। इसके अलावा महाराष्ट्र का सतारा भी पवन ऊर्जा के लिए बहुत फेमस है। सही कहा। इसे याद रखने के लिए एक सीधा सा वाक्य है, हवा चली गुजर गई। हवा मतलब पवन ऊर्जा और गुजर मतलब गुजरात। बहुत बढ़िया ट्रिक है। लेकिन एक मिनट रुकिए, हवा को पूरे देश में चलती है। मध्य प्रदेश या दिल्ली में इतने बड़े पवन ऊर्जा संयंत्र क्यों नहीं है? गुजरात और तमिलनाडु ही सबसे आगे क्यों है? इसके पीछे विशुद्ध भूगोल है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो पवन टरबाइनों को चलाने के लिए सिर्फ हवा नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? एक स्थिर, बिना किसी रुकावट वाली तेज गति की हवा चाहिए। जब हवा जमीन पर चलती है ना, तो पहाड़, जंगल, इमारतें सब उसमें घर्षण पैदा करते हैं। अच्छा, फ्रिक्शन। हाँ, जिससे उसकी गति कम हो जाती है। लेकिन समुद्र के ऊपर ऐसा कोई घर्षण नहीं होता। समझ गया। गुजरात और तमिलनाडु के पास देश के सबसे लंबे समुद्री तट हैं। वहां से आने वाली तेज समुद्री हवाएं सीधे तट पर लगे टरबाइनों से टकराती हैं। तो चलिए इन सब जानकारियों को मिलाकर अपने मॉक टेस्ट का पहला प्रश्न सामने रखते हैं। चलिए। प्रश्न 1, भारत में अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला प्रथम गांव रामपुरा किस राज्य में स्थित है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश या डी मध्य प्रदेश? अब अगर किसी ने आज की चर्चा नहीं सुनी होती तो वो पक्का राजस्थान या गुजरात पर टिक लगाता। एकदम। क्योंकि दिमाग वही सोचता है कि जहां गर्मी वहां सौर ऊर्जा। लेकिन हमारी ट्रिक, सूरज उगा राम के गांव में और ग्रामीण विद्युतीकरण के उस इतिहास को याद करने के बाद, इसका सही उत्तर स्पष्ट रूप से सी उत्तर प्रदेश हो जाता है। बिल्कुल सही। क्या बात है। अब आसमान से यानी धूप और हवा से नजर हटाकर जमीन के नीचे और समुद्र की गहराई में झांकते हैं। अच्छा। बात करते हैं भूतापीय ऊर्जा
यानी जियोथर्मल और ज्वारीय ऊर्जा, मतलब टाइडल एनर्जी की। ये नाम सुनने में ही बहुत रहस्यमयी लगते हैं। और ये हैं भी, क्योंकि देखिए सौर और पवन ऊर्जा तो परिवर्तनशील है। मतलब जब सूरज ढल जाए या हवा रुक जाए तो बिजली बननी बंद हो जाती है। लेकिन इन आधुनिक ग्रिड को निरंतर बिजली चाहिए होती है, जिसे बेस लोड कहते हैं, है ना? हाँ, बेस लोड। भूतापीय और ज्वारीय ऊर्जा इसी निरंतरता का हिस्सा बन सकती हैं, क्योंकि लहरें और पृथ्वी की गर्मी कभी छुट्टी नहीं लेते। तो पहले ज्वार की बात करते हैं। स्रोत बताते हैं कि भारत में ज्वारीय ऊर्जा के प्रमुख क्षेत्र गुजरात की खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी हैं। ऐसा क्या खास है इन खाड़ियों में? समुद्र तो मुंबई और केरल के पास भी है। इसे एक फनल या कीप की तरह समझिए। फनल? हाँ, जब विशाल समुद्र का पानी एक संकरी खाड़ी में प्रवेश करता है तो पानी के पास जाने के लिए जगह कम हो जाती है। अच्छा। इसके परिणाम स्वरूप पानी का स्तर बहुत ऊंचा उठ जाता है। खंबात और कच्छ की खाड़ी का आकार बिल्कुल ऐसा ही है। ओहो। वहाँ हाई टाइड और लो टाइड के बीच पानी के स्तर में इतना भारी अंतर होता है कि टरबाइन घुमाने के लिए पर्याप्त बल मिल जाता है। एक सीधे खुले समुद्र तट पर लहरें इतनी ऊंचाई तक नहीं उठ पाती। ये तो कमाल का विजुअल है, एक प्राकृतिक कीप जो पानी की ताकत को कई गुना बढ़ा देती है। बिल्कुल। अब जमीन के नीचे चलते हैं। भूतापीय ऊर्जा। भारत का पहला भूतापीय संयंत्र खम्मम में लगा था, जो तेलंगाना में है। हाँ। इसके अलावा कुछ और प्रमुख केंद्र हैं हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण, लद्दाख में पूगा और छत्तीसगढ़ में तातापानी। और मजे की बात ये देखिए, तातापानी का मतलब ही कई स्थानीय भाषाओं में तप्त या गर्म पानी होता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ भी वही सवाल उठता है कि ये स्थान इतने बिखरे हुए और विशिष्ट क्यों है? वही तो मैं भी यही सोच रहा था। लद्दाख के बर्फीले रेगिस्तान में पूगा और हिमाचल की घाटियों में मणिकर्ण, इन ठंडी जगहों पर जमीन के नीचे से उबलता हुआ पानी कैसे निकल रहा है? इसे समझने के लिए पृथ्वी को एक प्रेशर कुकर की तरह देखना होगा। प्रेशर कुकर? हाँ, पृथ्वी के भीतर मतलब मैंटल में भारी मात्रा में गर्मी है, लेकिन पृथ्वी की सतह एक मोटे ढक्कन की तरह है जो इस गर्मी को बाहर नहीं आने देती। सही बात है। लेकिन हिमालय का क्षेत्र कोई साधारण जगह नहीं है। यहाँ भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। इस भारी टकराव के कारण जमीन में गहरी दरारें या फॉल्ट लाइंस बन गई हैं। यानी प्रेशर कुकर की सीटी? एकदम सटीक तुलना की आपने। इन दरारों के जरिए पृथ्वी के अंदर की गर्मी सतह के काफी करीब आ जाती है। अच्छा। जब भूमिगत जल इस गर्मी के संपर्क में आता है तो वह उबलने लगता है और भाप बनकर ऊपर की ओर भागता है। तो लद्दाख का पुगा और हिमाचल का मणिकर्ण इन्हीं भूगर्भीय दरारों के ऊपर बैठे हैं? बिल्कुल सही। अब समझ में आया कि ये सिर्फ पानी गर्म करने की बात नहीं है, ये महाद्वीपों के टकराने का सीधा परिणाम है। हाँ। और इसे याद रखने के लिए हमारी अगली ट्रिक भी उतनी ही शानदार है। मणिकर्ण की हिमा गर्म पानी से नहाती है। अरे वाह। हिमा से हिमाचल, मणिकर्ण उस जगह का नाम है, और गर्म पानी सीधे भूतापीय ऊर्जा की ओर इशारा करता है। ये ट्रिक परीक्षा के दबाव में बहुत काम आती है, क्योंकि ये सीधे तौर पर राज्य, स्थान और ऊर्जा के प्रकार को एक ही दृश्य में पिरो देती है। तो हमारा मॉक टेस्ट प्रश्न 2 इसी पर आधारित है। मणिकर्ण भूतापीय बिजली संयंत्र भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ए लद्दाख, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड या डी सिक्किम? चूंकि हिमा गर्म पानी से नहा रही हैं, तो बिना किसी संदेह के उत्तर बी हिमाचल प्रदेश होगा। बिल्कुल सही जवाब। अब जब हमने पृथ्वी के अंदर की गर्मी का फायदा उठा लिया, तो चलिए अब उस ताकत की ओर चलते हैं जिसने सदियों से मानव सभ्यता को आकार दिया है, हमारी नदियां। जल विद्युत परियोजनाएं। हाँ, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स। भारत में ये एक बहुत बड़ा और जटिल ढांचा है। इसे समझना किसी चक्रव्यूह को भेदने जैसा है, जहां हर राज्य में नदियों का जाल बिछा है। देखिए, जल विद्युत का गणित बहुत सीधा लेकिन शक्तिशाली है। पानी का द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण, मास और ग्रेविटी। हाँ, जितना ज्यादा पानी और जितनी ऊंचाई से वो गिरेगा, उतनी ही ज्यादा गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी पैदा होगी, जो टरबाइनों को घुमाएगी। तो इस चक्रव्यूह को सुलझाने के लिए हम जानकारी को 2 हिस्सों में बांटते हैं। पहले बात करते हैं NHPC के प्रोजेक्ट्स की। ठीक है। यहाँ हमारे पास है हिमाचल प्रदेश की रावी नदी पर चमेरा परियोजना, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर दुलहस्ती और सलाल, झेलम नदी पर उरी परियोजना,
और सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में तिस्ता नदी पर तिस्ता परियोजना। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सभी स्थान पहाड़ी क्षेत्रों में हैं। हाँ, ये तो है। आपने कभी उत्तर प्रदेश या बिहार के मैदानी इलाकों में विशाल जल विद्युत परियोजनाएं नहीं देखी होंगी, भले ही वहाँ गंगा जैसी विशाल नदी हो। ऐसा क्यों? मतलब गंगा तो चिनाब या रावी से बहुत बड़ी है ना? क्योंकि मैदानी इलाकों में नदी बहुत धीमी गति से बहती है। अच्छा। उसमें पानी का वॉल्यूम तो है, लेकिन ऊंचाई या ढलान नहीं है। इसके विपरीत जम्मू कश्मीर या हिमाचल में नदियां संकरी खाइयों से होकर गुजरती हैं। बर्फ पिघलने से उनमें पानी का तेज बहाव होता है और पहाड़ों के तीखे ढलान के कारण पानी भयंकर गति से नीचे गिरता है। और इसी गतिज ऊर्जा से भारी भरकम टरबाइन घूमते हैं। बिल्कुल। तो मतलब भूगोलीय तय कर रहा है कि बिजली कहाँ पैदा होगी। लेकिन अब चुनौती ये है कि इन नदियों और प्रोजेक्ट्स के नामों को एक साथ कैसे याद रखा जाए। हाँ, ये मुश्किल होता है। इसके लिए हमारे पास ट्रिक्स का पूरा एक खजाना है। पहली ट्रिक, चेरी रवि ने खाई। चेरी से चमेरा और रवि से रावी नदी। बहुत बढ़िया, दोनों नाम एक ही वाक्य में जुड़ गए। दूसरी ट्रिक तो इतनी बेतुकी है कि उसे भूलना ही नामुमकिन है। चिनाब का पानी दूध जैसा लाल है। क्या? दूध जैसा लाल? हाँ, पानी दूध जैसा लाल कैसे हो सकता है? लेकिन यही अजीबोगरीब बात दिमाग को झकझोर याद दिलाती है। सही बात है। दूध से दुल्हस्ती और लाल से सलाल और नदी चिनाब। मनोविज्ञान के अनुसार जो चीजें हमारे सामान्य तर्क से हटकर होती हैं ना, मस्तिष्क उन्हें एक विशेष घटना के रूप में दर्ज कर लेता है। दूध जैसा लाल पानी एक ऐसा ही विजुअल शॉक है जो हमेशा याद रहेगा। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, एनटीपीसी और कुछ अन्य महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाओं पर। चलिए। स्रोत के अनुसार महाराष्ट्र में कोयना नदी पर कोयना परियोजना है। राजस्थान के रावत भाटा में चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर परियोजना है। उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर टेहरी और कोटेश्वर हैं और हिमाचल में सतलज नदी पर कोलदम परियोजना है। इनमें से राणा प्रताप सागर विशेष रूप से दिलचस्प है क्योंकि ये भारत और कनाडा के तकनीकी सहयोग का परिणाम है। अच्छा, कनाडा के साथ? हाँ, शुरुआती दौर में जब भारत अपने ऊर्जा बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा था, तब अंतर्राष्ट्रीय तकनीक का साझा होना बहुत आम और जरूरी था। और इस राजस्थानी और अंतर्राष्ट्रीय मिलावट को याद रखने की ट्रिक भी राजसी है। राजा राणा चंबल के रावत हैं। बढ़िया है। राणा से राणा प्रताप सागर, चंबल से चंबल नदी और रावत से रावत भाटा। बहुत अच्छे। और महाराष्ट्र के लिए तो बहुत ही सरल ट्रिक है। महाराष्ट्र का कोयना बिजली से रोशन है। मतलब? यानी महाराष्ट्र का कोना कोना रोशन है। कोना से कोयना, जो कि नदी और परियोजना दोनों का नाम है। अब जब ये ट्रिक्स तैयार हैं, तो मॉक टेस्ट के अगले प्रश्न भी ले ही लेते हैं। बिल्कुल, सीखने वाले तैयार हो जाएं। प्रश्न 3, दुल्हस्ती जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित है? ए झेलम, बी रावी, सी चिनाब या डी सतलज? और इसके साथ ही प्रश्न 4, राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृह कहाँ स्थापित है? ए कोटा, बी उदयपुर, सी रावत भाटा या डी बीकानेर? अगर हम सिर्फ विज्ञान पे जाते तो शायद हमें बहुत सोचना पड़ता। हाँ यार। लेकिन हमारी ट्रिक्स ने इसे डीकोड कर दिया है। दूध जैसा लाल पानी कहाँ था? चिनाब में। सही बात। तो प्रश्न 3 का उत्तर है सी, चिनाब। और राजा राणा कहाँ के रावत है? चंबल के रावत। तो प्रश्न 4 का उत्तर है सी, रावत भाटा। शानदार। हमने पानी, हवा, धूप और पृथ्वी की गर्मी, इन सभी प्राकृतिक शक्तियों को खंगाल लिया है।